फास्ट ट्रैक एफपीओ लिखा है, आईपीओ नहीं लिखा। फास्ट ट्रैक मतलब स्पीड प्रोसेस होगी, स्पीडी प्रोसेस होगी। अभी तक हमने लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ी। मैंने आपको जनरली बताया है कि जब भी हम आईपीओ एफपीओ ये सारी चीजें लेकर आते हैं, आईपीओ में तो 6 से 12 महीने का टाइम प्रॉपर लग ही जाता है। इतना टाइम लग जाता है क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है। फास्ट ट्रैक इशू लेके आ रहे हैं, मतलब कि अब हमारी प्रोसेस थोड़ी सी शॉर्टकट होगी, थोड़ी सी जल्दी जल्दी होगी। लेकिन ये शॉर्टकट ना रास्ता किसको मिलेगा? उसी कंपनी को मिलेगा जो ऑलरेडी आईपीओ लेकर आ चुकी है। मतलब लिस्टेड कंपनी अगर लिखा है ना ओनली फॉर एफपीओ, दैट मींस आईपीओ में फास्ट ट्रैक रूट है ही नहीं। आईपीओ जब भी लेके आओगे सारे रूल्स रेगुलेशन लंबी चौड़ी प्रोसेस से लाना है। लेकिन अब क्योंकि आप आईपीओ लेकर आ चुके हो, आप एक अच्छी कंपनी बन चुके हो, यहाँ कुछ कंडीशंस है, यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं ये शो करती है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। तो क्योंकि आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, आपको लंबे चौड़े प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोसेस थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कट शॉर्ट क्या करेंगे, इन्होंने बोल दिया आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कंपनी आईपीओ ला चुकी है, बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। नीचे कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले, वो कंडीशन अगर वो फुलफिल करती है तो आप फास्ट ट्रैक में जाएंगे। ये फास्ट ट्रैक कैसे हो रही है, हम बीच में कुछ कंप्लायंसेस से कुछ प्रोसीजर है जिसको हटा देंगे, जिस कारण से फास्ट ट्रैक हो जाएगा। वो कौन सी प्रोसीजर है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो भैया सेबी क्या नहीं देगा? ऑब्जर्वेशन भी नहीं देगा। ना ड्राफ्ट बनाने का पंगा, ना सेबी को डायरेक्ट फाइनल वाला दे देना। लेकिन ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करोगे तो आप फास्ट ट्रैक एफपीओ लाने के लिए एलिजिबल हो। तो चलो आ जाए सीधे से देखते हैं कंडीशन। सबसे पहली बात, ये फास्ट ट्रैक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ड्राफ्टिंग वाला जो प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन वाला जो ड्यूरेशन है वो हटा दिया, इससे जल्दी आपका एफपीओ कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, लेकिन क्या ये आपकी कंपनी एलिजिबल है? आपको पहली फुर्सत में आपकी कंपनी में ये सारी चीजें देखनी है। कुछ टेक्निकल आएगा, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, अरे सबसे पहले लिस्टिंग। हम आपको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में तभी आने देंगे जब आपको लिस्ट हुए कितने टाइम हो चुका हो, 3 साल हो चुके होने चाहिए। 3 साल। दी फास्ट ट्रैक नीचे बॉक्स में शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, देयर फॉर फास्ट ट्रैक रूट कैन नॉट बी अवेल्ड बाय द यूजर कंपनी इफ 3 years इज नॉट elapsed फ्रॉम द लिस्टिंग। ऊपर यही लिखा है कि अगर आप 3 साल से लिस्ट हो तो आप एलिजिबल हो फास्ट ट्रैक एफपीओ लाने के लिए। मैं आईपीओ लेकर आ चुकी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 2 ही साल में क्या मैं फास्ट ट्रैक एफपीओ ला सकती हूँ? नहीं। पहली कंडीशन क्या है? 3 साल पुरानी लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्या लिखा है? डिमांड फॉर्म, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ कौन? प्रमोटर ग्रुप। हमने नॉर्मली पढ़ा है कि भाई जो इन्वेस्टर होता है वो एकदम भगवान होता है, उसके शेयर्स डिमैट फॉर्म में। अगर उसने कंपनी से स्पेशल रिक्वेस्ट करी तो उसे फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन प्रमोटर को साफ साफ बोल दिया, प्रमोटर ग्रुप को बोल दिया भाई तुम्हारे शेयर्स तो हमेशा क्या होने चाहिए? डिमैट फॉर्म में ही होने चाहिए, कभी भी आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द यूजर इज हेल्ड इन दी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। अगर आप चाहते हो फास्ट ट्रैक एफपीओ में आना तो पहली कंडीशन क्या है? 3 साल से लिस्ट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर ग्रुप की, ये तो डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। 2 पॉइंट समझ में आ गए? अभी बस हेडिंग देखो क्या लिखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेडिंग टर्नओवर, और क्या लिखा है? डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये थोड़े से टेक्निकल है, ये टेक्निकल इस सेंस में कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर साइड में रखो। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्होंने बोला एवरेज एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मीनिंग बताऊंगी, मीनिंग थोड़ी देर से बताऊंगी, अभी बस ये समझो। जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपकी बैलेंस शीट में जो इशू कर चुके हो। आपकी बैलेंस शीट देखी, आज आप एफपीओ लेने आ रहे हो, आज आप क्या लेने आ रहे हो? एफपीओ। आपकी बैलेंस शीट देखी मैंने, अभी तक जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर चुके हो मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू है? मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर्स, ये कैलकुलेट करेंगे। ये क्या करेंगे? कैलकुलेट करते। ठीक है, इससे आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो? मार्केट कैपिटलाइजेशन। वापस मार्केट में आपकी कंपनी की कितनी बखत है ये हम देख रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट में आपकी कंपनी क्या वैल्यू एग्जिट करती है हम ये देख रहे हैं। तो आपने जितने शेयर्स इश्यू कर चुके बैलेंस शीट में देख लेंगे, पुराने एफपीओ तो लाने जा रहे हैं ना, तो पुराने अभी तक जितने शेयर्स आ चुके हैं और मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, स्टॉक मार्केट में देख लोगे ना, लिस्टेड हो, स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू चली उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें निकल आएगा कि आपकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो हम आपकी कंपनी का क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात हो रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर नहीं है। पब्लिक शेयर होल्डिंग का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ होना चाहिए। मतलब आपकी अच्छी कंपनी है तब हम ये मानेंगे।
बात समझ में आ रही है? तो एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है। उस कैलकुलेशन में अगर हमारी जो वैल्यू है 1000 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ से ऊपर आती है, दैट मीन्स आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप आओ फास्ट ट्रैक में, आपको ड्राफ्ट ड्राफ्ट दिखाने की जरूरत नहीं, हमें भरोसा है जो होगा अच्छा ही होगा। समझ में आया? दूसरा क्या लिखा है? ट्रेडिंग टर्नओवर, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आया? मार्केट में आपकी वैल्यू हम देख रहे हैं, ट्रेडिंग टर्नओवर मतलब आपकी ट्रेडिंग देखेंगे, आप लिस्टेड कंपनी हो ना, तो आपकी ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ट्रेडिंग का पूरा टर्नओवर, पूरा का पूरा टर्नओवर देखेंगे। एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर, ट्रेडिंग टर्नओवर का मीनिंग अभी बताऊंगी। एनुअलाइज पूरे साल भर का जो एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर है इक्विटी शेयर्स का, कब देखेंगे? पिछले 6 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ। एक रेफरेंस डेट है, एक रेफरेंस डेट है, उस रेफरेंस डेट से पिछले 6 महीने जाओ, उस 6 महीने में स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे कि आपके जो शेयर्स वो कितने ट्रेड हो रहे हैं। इन्होंने कहा एटलीस्ट कितना ट्रेड होना चाहिए? 2%। एटलीस्ट कितना ट्रेड हो जाना चाहिए? 2%। अब ये 2% कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका बताए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पिछले 6 महीने, ऊपर जो अभी हमने 6 महीना पढ़ा उस 6 महीने में हम वेटेड देखेंगे। वेटेड मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स बिके। वेट मतलब क्या होता है? 100 शेयर्स, 100 शेयर्स बिके, मैं कह रही हूँ 5000 में, 20 शेयर्स बिके कितने में? 200 रुपए में, तो वेट देखा जाएगा। वेट मतलब क्या? 100 शेयर बिके, 20 शेयर्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ये कैलकुलेशन करते तो उसमें वेटेड मीन भी रहता था। जो वेटेड वाली चीज है ना, तो वेट मतलब क्या? कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, है ना। तो इसके कैलकुलेशन में मत जाओ, तुम इसके कैलकुलेशन में भी मत जाओ, अभी बस ये समझो कि अगर आपका एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर, वापस आपका पूरे साल भर का ट्रेडिंग टर्नओवर, ट्रेडिंग टर्नओवर हम मानेंगे आपका साल भर का, लेकिन कैलकुलेट हम कितने का करते हैं? 6 महीने का करते हैं। बोला जाता है ये साल भर का है, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर बोला जाता है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे 6 महीने में जितनी आपकी ट्रेडिंग हुई है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। ये एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर होता क्या है समझो। ट्रेडिंग टर्नओवर मतलब खरीदना बेचना हो रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक शेयर्स, जितने भी आपके डोमेस्टिक डोमेस्टिक शेयर्स है, मतलब कि इंडिया में, इंडिया के बाहर की बात नहीं है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जितने भी शेयर्स यहाँ ट्रेड हो रहे हैं उसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इसकी कैलकुलेशन में मत जाना, आपके एग्जाम में कैलकुलेशन आती भी नहीं है। आपको बस लिमिट याद होनी चाहिए कि अगर आपको फास्ट ट्रैक एफपीओ लाना है, अगर आपको क्या लाना है? फास्ट ट्रैक एफपीओ लेकर आना है, तो प्लीज आपका एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर एटलीस्ट 2% होना चाहिए। ये कैलकुलेशन जब ये निकालोगे कि डोमेस्टिकली कितना ट्रेड हो रहा है डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इससे एक परसेंटेज आएगा। वो अगर 2% से ज्यादा है तो आपकी कंपनी अच्छी है, मतलब ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। क्लियर है? हाउएवर क्या लिखा है? पब्लिक शेयर होल्डिंग इज लेस देन 15%। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है? 15%। अब आपको एक पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% वाली बात याद आनी चाहिए कि अगर आपकी कंपनी को लिस्ट बने रहना है तो कितने टाइम तक? 25% तक आपकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। मान लो 25% से शेयर होल्डिंग आपकी कम हो जाती है तो हम आपको क्या कर देंगे? डीलिस्ट। लेकिन आज तुरंत पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 से कम हो गई तो एकदम तुरंत कल ही कल डीलिस्ट नहीं होता है, हम आपको मौका देंगे, मौका देंगे, वापस से क्या हो जाओ? 25 कर लो। अब वापस से 25 करने के लिए आप मार्केट में शेयर इशू करोगे तो ये टाइम मिलेगा आपको, अच्छा खासा महीनों का टाइम मिल जाता है आपको, ठीक। तो अब ये कह रही कि आपकी होल्डिंग कम हो गई, 15% आ गई, तो क्या सिचुएशन होगी? इसमें मत आने की दीदी ये तो 25 होना था, 25 के लिए आपको टाइम दिया गया, वो आगे बढ़ा लेना। इनकेस अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो तो क्या करना है? इन केस if the public holding is less than 15% of its issued equity capital, तो आपका जो एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर है हैज एटलीस्ट 2% वेटेड, दिस इज दिस। लेकिन हम उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्री फ्लोटेड, उन इक्विटी शेयर्स की बात करें जो फ्रीली फ्लोट करते हैं ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स, मतलब इन 6 महीने में जो फ्रीली फ्लोटेड है, फ्रीली मतलब मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ऐसी चीजें जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर्स जो लॉक इन में है, कुछ शेयर्स है जो लॉक इन में मतलब फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहे। फ्रीली फ्लोट करना मतलब क्या? मार्केट में फ्रीली अवेलेबल। कुछ शेयर्स है जो लॉक इन में है, वो फ्रीली फ्लोट नहीं करे। कुछ शेयर्स है जो कि गिरवी रखे, प्लेज क्रिएट कर रखा है, इन्हें अभी हम बेच नहीं सकते। तो इन्होंने कहा तो हम 2% लेंगे। अगर पब्लिक की होल्डिंग 15% तक की हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, तो इसके लिए हमने ड्यूरेशन अलग दे रखा है। हमने बोला है 2% कैलकुलेट करो, लेकिन 2% में हम फ्री फ्लोट का करेंगे, जिसमें प्लेज वाली चीजों को हटा दो, जिसमें कौन सी वाली चीजों को हटा दो? लॉक इन को हटा दो, वो सारी चीजें जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? पढ़ क्या रहे? फास्ट ट्रैक एफपीओ लाना है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या बोला? 3 साल पुरानी लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोला? प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में,
मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ का होना चाहिए, ट्रेडिंग टर्नओवर 2% होना चाहिए। ये 2% कैलकुलेट करेंगे जो भी इसकी रिलेवेंट डेट होगी उसके 6 महीने में, इन 6 महीने में कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपका क्या होता है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 15 आती है तो तब भी 2%, लेकिन 2% हम फ्री फ्लोटेड वाला देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, चलो मीनिंग पहले। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग कर रहे। इंट्रा ट्रेडिंग सुना है, क्या होता है इंट्रा ट्रेडिंग बताओ। आज ही बेचा आज ही खरीदा, मार्केट शुरू हुआ खरीद लिया, एंडेड तक हमने उसे बेच भी दिया। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, आज मैंने खरीदा, मैंने कहा नहीं यार आज ही नहीं बेचती हूँ, कल बेचती हूँ, कल अच्छा दाम होगा, परसों बेचती हूँ, परसों अच्छा दाम होगा। तो मैंने कुछ टाइम तक होल्ड करके रखा, मैंने शेयर्स को क्या किया, कुछ टाइम तक होल्ड करके रखा। बाइंग शेयर और होल्डिंग देम फॉर अ सर्टेन पीरियड, मैं शेयर्स को खरीद देती हूँ और कुछ टाइम तक इसे होल्ड करके रखती हूँ फॉर अ टाइम। इस कॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने कुछ टाइम तक होल्ड करके रखा इसे बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, कि मैं डिलीवर करूंगी। ठीक है, तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम शेयर्स खरीदते हैं और फॉर द टाइमिंग हम उसे कुछ टाइम तक रखते हैं, बाद में इसे बेचेंगे। ट्रेडिंग ही कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन हमने 2 दिन 4 दिन 5 दिन मार्केट में जब अप आएगा तब मैं इसे बेचूंगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका जो एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर आ रहा है ड्यूरिंग 6 महीनों का आ रहा है, ड्यूरिंग 6 महीने कहां से देखेंगे, जो भी रेफरेंस डेट दे रखी है उससे 6 महीने हम देखेंगे। वेट लिस्ट कितना आना चाहिए, 10% आना चाहिए। 10% किसका कैलकुलेट करेंगे, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर जो ऊपर कैलकुलेट किया, मतलब तीनों एक दूसरे से कैलकुलेशन में कनेक्टेड है। कैलकुलेशन नहीं आएगी, थ्योरेटिकल चीजें आएगी। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़, सॉरी 1000 करोड़, आपका ट्रेडिंग टर्नओवर 2%, आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग 10%, लेकिन 10% किसका, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, अब चिल्लर चिल्लर चीजें। क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, सेबी के एलओडीआर, आप एक लिस्टेड कंपनी थी, आज आप फास्ट ट्रैक तरीके से एफपीओ लाने वाली हो, तो भैया आपकी कभी कोई कंप्लेन नहीं आया, बहुत अच्छी कंपनी हो। आपके पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड दिख रहा है, सेबी के सारे एलओडीआर के रूल्स रेगुलेशन आपने कंप्लाई कर रखे हैं। पहला पैराग्राफ यही बोलता है, दैट्स इट। नेक्स्ट बोलता है, हाउएवर, मान लो आपने कुछ कंप्लाइंसेस नहीं किए, उसने एक सिचुएशन दी है, कौन सा कंप्लाइंस नहीं किया, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का एक कॉम्पोजिशन होता है, साफ साफ लिस्टेड कंपनी को बोल दिया जाता है, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी हो तो हम बताएंगे कि आपके डायरेक्टर का जो कॉम्पोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन बैठेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर बैठनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना चाहिए, तो ऐसा कॉम्पोजिशन है। मान लो अगर आपने वो जो कॉम्पोजिशन वाला जो प्रोविजन है वो कंप्लाई नहीं किया, कौन सा कंप्लाई नहीं किया, कॉम्पोजिशन वाला। ठीक है, बट आगे चल के आपने कंप्लाई कर दिया है, कब नहीं किया, पिछले 3 साल में। वापस 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 हम बोल रहे हैं मैं आज फास्ट ट्रैक एफपीओ लाने वाली हूँ, इसके लिए मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड देख रही हूँ कि मैंने सेबी के एलओडीआर के कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक नहीं किए, सब अच्छा है, तो मैं एलिजिबल हूँ। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, सेकंड पैराग्राफ बोलता है आपने एक कंप्लाइंस नहीं किया था, कौन सा वाला, कॉम्पोजिशन वाला, लेकिन पिछले 3 साल में हमें पता चला कि आपकी कॉम्पोजिशन में कुछ डिफॉल्ट था, नॉन कंप्लाइंस था, बट ये कंप्लेन लिखा है, इसको कंप्लाइंस कर देना, ये कंप्लेन लिखा है, इसे कंप्लाइंस कर देना। बट द कंप्लाइंसेस ऑफ सच प्रोविजन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग या फिर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कोई भी आप फाइल करें, फाइल करते वक्त आपने कंप्लाइंसेस कर लिए इन 3 साल में, पिछले 3 साल में, या तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो तो आप एलिजिबल हो, या तो आप इनपरफेक्ट हो, किस टर्म पे, कॉम्पोजिशन के टर्म पे। लेकिन जब आप फाइल करने आए तब आपने इसे क्या कर लिया, ठीक कर लिया, और आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज कर दिया कि यार इन पिछले 3 साल में ना हमारा डिफॉल्ट था कॉम्पोजिशन में, ठीक कर लिया, और बता दो पिछले 3 साल में दिक्कत भी थी, तो फिर आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एडुकेट डिस्क्लोजर दे दो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अबाउट द नॉन कंप्लाइंसेस ड्यूरिंग दी 3 वही प्रीसीडिंग ईयर्स, डीम्ड, मान लिया जाएगा कि यस आपने कंप्लाइंसेस कर लिया है कंडीशन का। या तो एकदम क्लीन चिट हो, या तो थोड़ा सा डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था, आपने 3 साल में कंप्लाई नहीं किया था, आज हम कंप्लाई कर रहे हैं और डिस्क्लोजर दे रहे कि पिछले 3 साल में ये दिक्कत भी थी, तो मान लिया जाएगा कि हाँ कंप्लाइंसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फास्ट ट्रैक एफपीओ ला सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ समझ में आया, पक्का। तीसरा पैराग्राफ क्या बोलता है, मान लो कभी आप में मॉनिटरी फाइन्स लगाए, किसने लगाए भैया, स्टॉक एक्सचेंज ने, तो इसे हम नहीं बोलेंगे कि इनएलिजिबल हो, फाइन तो लगते रहते हैं, कुछ एक प्रोविजन ब्रेक किया,
फाइन लगा, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुछ फाइन्स, मॉनेटरी फाइन्स लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉन कंप्लाइंसेस में नहीं आते हो, आप एलिजिबल हो, कंप्लाई ही माना जाएगा। समझ में आया? पूरा कंक्लूजन। पिछले 3 साल में आपकी कोई कंप्लेन नहीं, आप एलिजिबल हो। पिछले 3 साल में कॉम्पोजिशन को लेकर दिक्कत थी, इसे आपने ठीक कर लिया और रिकॉर्ड में डाल दिया। कौन से रिकॉर्ड में? ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखा दिया कि हाँ ये दिक्कत हुई थी, हमने ठीक भी कर दिया, तो भी आप सकते हो। या फिर इन 3 साल में हमें कभी कभार माइनर पेनल्टीज लगी थी फाइन फॉर्म में, हमें पैसा दिया और फाइन चुका दिया, तो भी आप एलिजिबल हो। ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं क्रिएट करती। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, चिल्लर चिल्लर हेडिंग। अब क्या लिखा है? इन्वेस्टर की कंप्लेन कितने सॉल्व कर चुके हो? 95% कंप्लेन रिसीव इन्वेस्टर टिल दी। कब देखा जाएगा? जब भी आप रेफरेंस डेट उसका लास्ट क्वार्टर देखा जाएगा। 95% प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है। डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, कोई शो कॉस्ट नोटिस नहीं आया। ठीक, नो शो कॉस्ट नोटिस। ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्चुअल में चीजें अमेंडेड फॉर्म में है, जिसमें नहीं है। ठीक है, लिखा है, मैंने ब्रैकेट बनाया ना। ब्रैकेट बन जाए तो चीजें हाईलाइट हो जाती है। एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या? हाँ आया शो कॉस्ट नोटिस, लेकिन उसमें क्या लिखा था? पेनल्टी। उसमें क्या लिखा था? पेनल्टी। तो पेनल्टी वाले शो कॉस्ट नोटिस चलेंगे, पेनल्टी वाले चलेंगे। हमने कंप्लाइज कर लिया और पेनल्टी एक्स्ट्रा पे करे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 30 डेज के अंदर करना है, नहीं किया तो क्या पेनल्टी? तो भाई 2 दिन के बाद कर लिया ना पेनल्टी चुका के, तो कंप्लाइंस तो है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, कोई शो कॉस्ट नोटिस नहीं आए, लेकिन अगर शो कॉस्ट नोटिस आए पेनल्टी वाला तो वो चलेगा। हैव बीन किसने इशू किया था? बोर्ड। बोर्ड बोले तो सेबी। पेंडिंग अगेंस्ट, या तो कंपनी के अगेंस्ट शो कॉस्ट नोटिस ना आया हो, प्रमोटर के खिलाफ ना आया हो, और ना ही आपकी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर, वापस इनके अगेंस्ट कभी भी शो कॉस्ट नोटिस ना आया हो, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। पेनल्टी वाली चीजें आई है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ, ये एड ऑन हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, बकवास ही एड ऑन हुआ है। क्या लिखा है इन्होंने? इम्पोजिशन पेनल्टी ऊपर बता दिया ना, एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या बोला? इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, और क्या लिखा है? एक प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द बोर्ड, नेसेसरी डिस्क्लोजर आपने दे दिए, एडवर्स इंपैक्ट इन द लेटर ऑफ ऑफर। पहला यही कवर है ऑलरेडी आपका। जनरल रूल, आपके अगेंस्ट कोई भी शो कॉज नोटिस ना आया हो इन इनके अगेंस्ट, आपकी कंपनी फिर बहुत अच्छी मानी जाएगी। पेनल्टी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एक्सेप्शन समझ आए। दूसरा एक्सेप्शन कह रहा है, दूसरा एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था, आपके अगेंस्ट केस फाइल हो गया था, आपके अगेंस्ट केस फाइल स्टार्ट हो चुका था। इनिशिएटेड किसने इनिशिएट किया था भाई? बोर्ड ने। इससे रिलेटेड आपने क्या किया? डिस्क्लोजर दे दिया। अगर आपने खुद से बता दिया कि हमारे अगेंस्ट ये मैटर अभी चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फास्ट ट्रैक एफ बुलाने दे दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक एफपीओ तब लाने देंगे जब कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं आएगा, ना कंपनी के, ना कंपनी के प्रमोटर के, ना कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर। डन। पेनल्टी वाली चीजें अलाउड है, और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया है सेबी ने, ये डिस्क्लोजर दे दिया है, तो फिर अलाउड है। बात समझ में आई? 2 एक्सेप्शन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग बताओ। सेटलमेंट समझते हो? सेटलमेंट क्या होता है बताओ? बोर्ड से बात करके, सेबी से बात करके सेटल कर लिया। ठीक है, चलिए। इश्यू प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर, कौन कौन? कंपनी, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर ग्रुप और कंपनी का डायरेक्टर। ठीक। सेटल एनी एलिज वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ। इतना सारा सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे, सिक्योरिटी लॉ के कुछ एलिगेशंस लगे थे इनमें से, ठीक है, उसका सेटलमेंट करवा लिया है। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में बात करी, डिस्कस करी, उस मैटर को वहीं खत्म किया। अगर वो सेटल हो चुका है और इसका बस डिस्क्लोजर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फास्ट ट्रैक एफपीओ ला सकते हैं। सेटलमेंट नहीं हुआ है तो आप फास्ट ट्रैक एफपीओ ना लाए, मतलब सेटलमेंट कर लो और साथ में डिस्क्लोजर भी दे दो, बता दो बस ये सारी चीजें। कम्युनिकेशन गैप बस ना रखो, बस वो ये कहना चाह रहे कि कुछ भी बात है बता दो, ताकि इन्वेस्टर जब आप पे पैसा इन्वेस्ट करे तो एक बार उसके कंसर्न में सारी चीज होनी चाहिए कि ये बंदा इधर उधर फंसा था, लेकिन हाँ उसने ठीक भी कर लिया, फाइन पेनल्टी सब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई भी इक्विटी शेयर्स नॉट सस्पेंड फ्रॉम द ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज ने इन्हें सस्पेंड ना किया हो। किस केस में? डिसिप्लिनरी मेजर्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है अपनी कंपनीज को, उसके कुछ कंडीशन से ये कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, इस डिसिप्लिनरी मेजर्स में आपको स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड ना किया हो। पिछले इन 3 सालों की बात हो रही है, जिन 3 साल का हम रिकॉर्ड अभी तक देख रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन, ये कौन है? लीड मर्चेंट बैंकर, जो ये पूरा इश्यू का करता धरता है, मैनेज कर रहा है पूरा, जो लीड मर्चेंट बैंकर है और इशूअर है और इसके जो ग्रुप्स है, इसकी जो एसोसिएट कंपनी है, सबका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बीच में डिस्प्यूट ना होना चाहिए किसी एक इंटरेस्ट को लेकर, कि सब मिलते जुलते। याद करो जब भी हम मर्चेंट बैंकर पढ़ते हैं ना, तो मर्चेंट बैंकर एकदम सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी से भी जुड़ा नहीं होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आना नहीं चाहिए। और फाइनली हेडिंग क्या लिखी है? ऑडिट समझते हैं, ठीक है, ऑडिट, ऑडिट तो समझते हैं, चेक करना। क्वालिफिकेशन समझो, क्या होता है क्वालिफिकेशन? क्वालिफाइड? बिल्कुल नहीं, यहां ये क्वालिफाइड नहीं है। ऑडिट क्वालिफिकेशन मतलब गलतियां निकालना। ऑडिट को अगर कोई सीए बोलता है या सीएस बोलता है मैं आपके ऑडिट को क्वालिफाई कर दूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा मतलब मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे इसमें कुछ गलतियां हैं उसको मैं हाईलाइट करूंगा, वेरीफाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको हाईलाइट करूंगा, आपकी मिस्टेक्स दिखाऊंगा, तो ऑडिट क्वालिफिकेशन। फॉर ऑडिट क्वालिफिकेशन इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ऑडिटर को, फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ऑडिटर को, फॉर विच अकाउंट्स आर डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज कर रखा है, इश्यूअर शैल प्रोवाइड रीस्टेटेड, अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें ऑडिट क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब क्या? क्वालिफिकेशन मतलब रिमार्क, क्वालिफिकेशन मतलब क्या? रिमार्क। रिमार्क किसने दिया है? ऑडिटर ने दिया है। उस रिमार्क में क्या लिखा है? कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजें। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में दे रखे हो, उसमें क्या है? ऑडिटर का क्या है? रिमार्क है, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ क्वालिफिकेशंस है, तो साफ साफ बोल दिया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेल प्रोवाइड रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें एडजस्टिंग, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडिट क्वालिफिकेशन का, रिमार्क का, कि भाई यार इसमें तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? पहले बताओ, अगर कुछ भी रिमार्क डाल रखा है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में दिख रहे थे, तो प्लीज कंपनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वापस से चेंज करके बनाओ, ठीक करके करो, ठीक है। फर्दर फॉर द क्वालिफिकेशन wherein impact financial cannot ascertain the same shall be disclosed, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो मिस्टेक निकली है वो मिस्टेक कितनी छोटी कितनी बड़ी है, ये इम्पैक्ट बताओ। लेकिन अगर उस इम्पैक्ट को बता पाना बहुत मुश्किल है, तो ये भी बता दो कि भाई इस इम्पैक्ट को नहीं बता सकते, ताकि इन्वेस्टर सोच समझ के यहाँ पे पैसा लगाए। चल क्या रहे? फास्ट ट्रैक एफपीओ लेकर आ रहे। फास्ट ट्रैक एफपीओ तभी लाने देंगे जब आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हो। अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिमार्क दे रखा है ऑडिटर ने, तो प्लीज कंपनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ठीक कर कर वापस से लेकर आओ, और उसका जो रिमार्क का कितना इंपैक्ट होता है ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर जो उसका इंपैक्ट है, अगर उसका इंपैक्ट है आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कैन नॉट बी एसर्टेन, एसर्टेन मतलब पता लगाना, नहीं पता लगा पा रहे उसका कितना इंपैक्ट है, तो प्लीज 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 ये बात बता दो, नहीं पता चल रहा, इसका मतलब इन्वेस्टर सोच समझ के इसमें पैसा लगाए। क्लियर है? पक्का पढ़ा क्या हमने? फास्ट ट्रैक एफपीओ कब लाने देंगे? जब पहला पॉइंट पिछले 3 साल से लिस्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रमोटर ग्रुप के सारी शेयरहोल्डिंग डीमैट फॉर्म में। तीसरा, मार्केट एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 1000 करोड़ होना चाहिए। फोर्थ, ट्रेडिंग टर्नओवर 2% वेटेड पिछले 6 महीने का रिलेवेंट डेट से देखना पड़ेगा। अगर आपकी 15% तक की शेयर होल्डिंग है तो ये चीज 2% रहेगी, लेकिन इसमें फ्री फ्लोटेड देखा जाएगा। फ्री फ्लोटेड मतलब जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया? प्लेज हो गया, लॉक इन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, आप कितने टाइम तक होल्ड करके रखते हो, ठीक है। इन्होंने क्या बोल रखा है? एटलीस्ट 10, जितना ज्यादा होल्डिंग मतलब कंपनी उतनी अच्छी है, लोग पसंद कर रहे होल्ड करना, ठीक है। 10% एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर का होना चाहिए। कंप्लाइंसेस में उन्होंने क्या बोला? एलओडीआर के सारे कंप्लाइंसेस कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कॉम्पोजिशन वाला नहीं किया है, आपने डिस्क्लोज कर दिया ठीक कर कर तो भी चल जाएगा। अगर पेनल्टी वाली बात आई थी तो भी इनएलिजिबल नहीं हो, एलिजिबल हो। इन्वेस्टर कंप्लेंट 95% आप रिजॉल्व करते हो, कोई शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट नहीं है, पेनल्टी वाला अलाउड है। एक और चीज अलाउड है, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका था और आपने डिस्क्लोजर भी दे दिया, बता दो क्या मैटर है इन शॉर्ट। नेक्स्ट, कुछ वॉयलेशन हुआ था, सेटलमेंट का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन हो आप। सस्पेंड आपको नहीं किया डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और फाइनली ऑडिट क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने बता दिया कितना इंपैक्ट है, बता दो ताकि इन्वेस्टर सोच समझ के करेगा। क्लियर है बच्चा?
अब नीचे देखो क्या लिखा है, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका देखा जाएगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग का। पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब किसका, अदर देन प्रमोटर। ठीक है, अब हर कंपनी का अलग अलग होगा ना। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि भैया हम डेली कैलकुलेट करते, डेली कैलकुलेट होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब मैंने आपको अभी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बताया, वहां उन्होंने कैलकुलेशन बताई है। कैलकुलेशन के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, मीनिंग समझो। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसे हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई मार्केट प्राइस तो डेली अप डाउन होती है, बोलो हाँ। तो उन्होंने कहा भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिक होल्डिंग ऑफ द पीरियड 1 ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर मंथ। इन्होंने पूरी कैलकुलेशन बोल रखी है कि भैया हम ऐसे ऐसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना, डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रेडिंग, ये सारी कैलकुलेशन है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला को बस कन्वर्ट करके रखा है, बिल्कुल भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं आता। फिर उन्होंने पब्लिक होल्डिंग बोल रखा है, मीनिंग भी नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया भैया सेक्रा में। तो पब्लिक होल्डिंग क्या होती है, अदर देन प्रमोटर। प्रमोटर को साइड करो, बाकी सब क्या होती है, पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रॉपर आपका एक नॉर्मल कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है, और बीच बीच में हमने पढ़ा जब एफपीओ लेकर आती है तो क्या क्या तरीके आती है, समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया है, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, बताओ राइट इश्यू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शोल्डर, बस यही, और क्या जानते हो? डिस्काउंटेड प्राइस में राइट शेयर ऑप्शनल रहता है। पहली बात क्या लिखा है, ये राइट शेयर्स किसको मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। स्पेसिफिक रेशियो एग्जाम्पल 1:14, 1:14, एक शेयर के बदले में आपको 14 शेयर्स मिलेंगे। मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 10,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। ठीक है, चेंज करो 1:5, एक शेयर के बदले में कितना मिलेगा, 5 शेयर मिलेगा। ठीक है, 1:10, एक शेयर के बदले में कितना मिलेगा, 10। तो ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी अपनी अपनी स्कीम लेके आती है, इसलिए बस इसको बोला जाता है स्पेसिफिक इशू। राइट इशू एक इशू होता है जो एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया जाता है। हम ये मौका एग्जिस्टिंग शोल्डर को दे रहे, भैया तुम अपनी शेयरहोल्डिंग बढ़ाओ, तुमने हम पे भरोसा किया है और भरोसा है तो अपनी शेयरहोल्डिंग बढ़ाओ और आप हमें पैसा दो। हम नहीं जाएंगे जनता के पास, आईपीओ देख रहा है कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया जाता है स्पेसिफिक रेशियो, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में। भाई एग्जिस्टिंग शोल्डर को कुछ तो फायदा मिलेगा। ठीक, चलिए राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन है, खरीदना तो खरीदो, नहीं खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन नहीं खरीदना है तो एक रिनंस करने का एक राइट होता है। वेरी गुड, पावर है एग्जिस्टिंग शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, मैंने तुम्हें ये शेयर्स दिए, तुम कह रहे हो नहीं दीदी हमें नहीं खरीदना, नहीं हमारे पास पैसे। ठीक है, लेकिन इस राइट को क्या मैं अपने किसी दोस्त को दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो। ये दोस्त कौन है, एग्जिस्टिंग शोल्डर है, उसे भी दे सकते हो। ये दोस्त क्या नॉन एग्जिस्टिंग शोल्डर है, उसे भी दे सकते हो, किसी भी दे सकते हो, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। एग्जिस्टिंग शोल्डर को हमने दिया, वो चाहे तो इस राइट को आगे खुद से पहले गिव अप करे। पावर टू रेनाउंस द शेयर ऑफर टू एनी अदर पावर, खुद से त्याग रहा है, खुद से गिव अप कर रहा है और किसी और को दे रहा है। Who is need not to be existing shareholder of the company, इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं है जिसको आप ये राइट ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको आप ये बेच रहे हो, दे रहे हो, वो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ में आ गई? पक्का। एक्चुअल में एग्जाम में कभी कभार ये टर्म यूज किया जाएगा, प्रीएम्प्टिव राइट। ये राइट इशू की ही राइट की बात कर रहा है, रिनाउंस करने की। बात समझ में आ रही है? प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट्स राइट इशू वाला राइट है जिसमें रिनाउंस करने वाला ये राइट मिल रहा है। कभी कभार ये सिचुएशन दिखे तो क्लिक कर लेना, राइट इशू की बात कर रहे हैं। ठीक, पूरा पैराग्राफ यही सारी चीजें बस ब्रॉड व्यू में बता रहा है। आ जाओ, क्या लिखा है, राइट इशू लाने की भी ना कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, रिपीट। कुछ याद है? डिबार्ड, नेगेटिव लिस्ट, अनदर कंपनी डिबार्ड, कुछ याद आ रहा है? फिर प्रमोटर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। हमने वहां कितने पॉइंट्स पढ़े थे? 5 पढ़े थे। यहाँ पे लेकिन बस ये 3 बातें फुलफिल करनी है, बाकी बातें नहीं लिखी है, दैट मींस फुलफिल नहीं करनी है। राइट इशू लाते वक्त कंप्लायंसेस थोड़े से कम। ठीक है, बस आप डिबार्ड नहीं होना चाहिए, डिबार्ड नहीं होना चाहिए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, तो नॉट एलिजिबल। अगर आप इन सब में आते हो तो आप राइट इशू ला नहीं सकते। फिर ये सेम बात कुछ याद है, ए और बी वाली बातें, डिबार्ड थे पहले, फाइल करते वक्त ठीक हो गए, रिपीट है, पूरा रिपीट है। कुछ जनरल कंडीशन याद आ रही है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल,
fully paid, forfeited, 75% firm arrangement verifiable means, 25% general corporate purpose, 35% single purchase, repeat लिखो यहाँ पर सेम पूरा रिपीट है, थर्ड को छोड़कर थर्ड और फोर्थ समझाओगे, पहला पॉइंट रिपीट, दूसरा और 2A रिपीट, ये पूरा रिपीट है, ठीक, ये है ना 2A, ये 35, आधा अमेंडमेंट किया ही नहीं इन लोगों ने, लेकिन तुम्हें याद है ऊपर तो मैंने बता दिया था, ऊपर उन्होंने चेंज कर दिया था, बुक से गलती होगी कि नहीं, नहीं क्या, ठीक है चलेगा, लेकिन वो 2A ही होना चाहिए, लेकिन वो 2A ही होना चाहिए क्योंकि वो 2 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो ऊपर आ गया था ना, तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, ठीक है चलेगा, हाँ रुको, इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिपीट है, फुल्ली पेड, पार्टली, सॉरी फोरफिटेड, 75, 25, ये 35 दिख रहा है, 35 ये सब रिपीट है, श्रेयांश को याद आया कि नहीं आया, 35 आ गया ना, तो ये पूरा रिपीट है, बस यहां तक रिपीट है, अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो रिपीट नहीं है, स्टार्ट करो, क्या लिखा है, ईश्वर, ईश्वर कौन, जो कंपनी राइट इशू कर रही है, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का डायरेक्टर, क्या लिखा है, ये तो हमने पढ़ा था भाई, लेकिन समझो, विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, क्या लिखा है, द प्रोमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर शैल नॉट रिनाउंस देयर राइट, अगर आपके ये लोग विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉडुलेंट बोरोवर निकलते हैं, आपकी कंपनी राइट इशू लेकर आ सकती है, लेकिन इनके पास ना रिनाउंस करने वाला राइट हम छीन रहे, वापस वापस वापस, ऊपर डिफॉल्ट की लिस्ट में ये वाले पॉइंट्स नहीं लिखे थे, हमने वहां ज्यादा पॉइंट्स पढ़े थे, यहाँ कम पढ़े, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ विलफुल डिफॉल्टर लिखा क्या हमने, नहीं, अगर कंपनी के ये प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर निकलते हैं तो भी कंपनी राइट इशू लेकर आ सकती है, लेकिन इनसे एक राइट छीन लिया जाएगा, कौन सा राइट छीन लिया जाएगा, रिनाउंस करने का राइट छीन लिया जाएगा, यहां तक चीजें क्लियर है, पहले बस ये ब्रैकेट जो मैंने ओपन किया वो मत पढ़ना, उससे पहले एक बार रीड करो, समझ में आ रहा है क्या, प्रमोटर के ग्रुप क्या नहीं कर पाएंगे, रिनाउंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या कर पाएंगे, रिनाउंस कर सकते, विद इन प्रमोटर ग्रुप्स, आपस में जो खेलना है खेलो, किसी और को नहीं देना, वापस तुम एक नॉर्मल शोल्डर हो, तुम एक एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, मैं तुमको पूरे के पूरे क्या लेकर आती हूँ, राइट इशू लेकर आती हूँ, तुमको रखना है रखो, किसी और को देना किसी और को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अब आईटेक्स कंपनी के रॉकेट सर, मैं अभिषेक सर, ठीक है, मैं डिफॉल्टर निकल गई, ठीक, विलफुल डिफॉल्टर आ गई मैं, अरे ठीक है यार, विलफुल डिफॉल्टर आ गई मैं, ठीक है यार, विलफुल डिफॉल्ट विलफुल डिफॉल्टर अगर मैं निकल आई तो मेरी कंपनी राइट इशू, मेरी कंपनी राइट इशू ला सकती नहीं ला सकती, पहले तो ये बताओ, ला सकती है, ठीक है, लेकिन प्रमोटर के पास से छीन लिया जाएगा, रिनाउंस करना है, मुझको खरीदना है या मैं ही खरीदूं, मुझे किसी और को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट मैं दे सकती हूँ, किसको, प्रमोटर्स को, मेरे को बस क्या रिस्ट्रिक्शन दे दिया, प्रमोटर को बेचो, लेकिन इसके अलावा किसी और को नहीं, जबकि राइट्स जो तुम्हारे पास से ज्यादा वाइडर थे, मेरे पास लिमिटेड है, तुम्हारे पास क्या थे, जिसको देना है दो, अंदर के बंदे को देना है अंदर के बंदे को, बाहर के बंदे को देना है बाहर को, मुझे बोला प्रमोटर को ही देना है, नॉर्मल मेंबर को भी नहीं बोला, प्रमोटर को ही दे सकते हो, अदरवाइज किसको नहीं दे सकती, बात समझ, ये तो राइट जीरो, क्लियर है, चलिए, इश्यूर हैज इश्यूड, क्या क्या है ये बताओ जरा यार, सुपीरियर राइट याद आ रहा है, क्या थे सुपीरियर राइट, वोटिंग राइट ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर के बदले मेरे पास 10 टाइम वोट्स है, और एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, एक शेयर के बदले में एक वोट है, लेकिन आगे चल के लाइफ टाइम तो रहता नहीं है, आगे चल के इसको क्या करना पड़ता है, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये जो शेयर है ये किसको मिलेंगे, एरो के एरो नथु तेरो को मिल जाएंगे, क्या किसको मिलेंगे, प्रमोटर को, क्योंकि प्रमोटर ये सुपीरियर राइट्स अपने लिए रखेगा, अगर इशूअर हैज इशूड सुपीरियर राइट्स किसको, प्रमोटर को, फाउंडर को, देन सच जो स्पेशल सुपीरियर राइट होल्डर है नॉट रिनाउंस देयर राइट्स, किसी को और को थोड़ी ना दे देगा, मैं मुझे एक शेयर्स दिए गए, वो शेयर्स क्या थे कि एक शेयर के बदले में 10 टाइम वोट, तो क्या मैं किसी और को दे दूं, ये मुझको ही मिलेंगे, ये किसी और को नहीं दूंगी मैं, ठीक है, इन्होंने बोल दिया ये तब तक रिनाउंस नॉट रिनाउंस देयर राइट्स रिसीव इन द राइट इशू शेल रिमेन अंडर, ये लॉक इन में रहेंगे, कब तक लॉक इन में रहेंगे, जब तक कन्वर्ट ना हो जाए नॉर्मली ऑर्डिनरी में, तो यहाँ पे उन्होंने यही सारी बातें, तो कंक्लूजन ये है, कंपनी राइट इशू लेकर आती है, ये राइट इशू जो लेकर आती है उसमें सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले वो शेयर्स देती है, ये प्रमोटर फाउंडर कह देंगे क्या इसे रिनाउंस किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जब तक ये क्या ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए नॉर्मल में,
तो ये लॉक इन में जाएंगे, ये रेनाउंस होते ही नहीं है, क्योंकि आप ये किसी और को थोड़ा ना दे सकते हो। डन, पक्का। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक आज नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये क्या लिखा है, अमेंडेड फॉर्म है ये भी, बट चलो, बस एक कंसेप्ट है, इन्होंने इतनी डिटेल में बताया भी नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, आगे चलकर रिपीट आएगा कहीं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन समझो, राइट इशू समझ में आया, क्या होता है राइट इशू? ये एक शेयर इशू किया जा रहा है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया, एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया, डन। जब एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया तो डिस्काउंटेड प्राइस में दिया, एक स्पेसिफिक रेशियो में दिया, और ये एक ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन आपको मिला, बोलो हाँ मिल गया। अब ये ऑप्शन मैंने आपको दिया, आपको नहीं लेना, ठीक है, तो आप रिनाउंस कर दो। उन्होंने कहा मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं है, कैंसिल कराओ, हटाओ, जिसको मैं ट्रांसफर करना चाहिए नहीं है। तो कंपनी ने कहा कि ये पावर ना वेस्ट हो रही है, इसको इन्होंने ना पावर बना दिया और नाम दिया राइट एंटाइटलमेंट। बोला ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली हम आपके डीमैट अकाउंट में डाल रहे हैं। आपके पास 10,000 शेयर्स थे, राइट इश्यू आपको मिल रहा है 5,000 का, राइट इश्यू आपको कितने का मिल रहा है 5,000 का। 10,000 शेयर्स आपके पास थे, राइट इश्यू 5,000 का मिल रहा है। ये 5,000 के शेयर्स या तो आप ही खुद ही खरीद लो डिस्काउंटेड प्राइस में, या किसी और को दे दो। आपने कहा कि नहीं भाई मुझे किसी और को नहीं देना, तो इन्होंने एक पावर बना दी, बोला तुम इसे बेच दो, तुम इसे क्या कर दो, बेच दो। मैंने आपके अकाउंट में क्या डाल दिया है, 5,000 आपके डीमैट अकाउंट में डाल दिया है, अब इसे मार्केट में आप बेच सकते हो, मतलब बदले में आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो, इसको इन्होंने पावर के रूप में बना दिया। अभी तक क्या हो रहा था, मैं कंपनी राइट इशू लेके आ रही थी, तुम मुझे पैसा दो, मार्केट में 100 रुपए का है, मैं तुम्हें 90 रुपीज में बेच रही हूँ, डिस्काउंटेड था ना, तो तुम मुझे पैसा दोगे और तुम रखोगे। या फिर क्या हो रहा था, तुमने क्या बोला, भाई दोस्त तू ये ले ले, 90 रुपीज में सस्ता मिल रहा है, तू ले ले, तो उसमें तुम्हारा कुछ मुनाफा था क्या, फायदा था क्या, नहीं। अब इसमें अमेंडमेंट लाकर सेबी ने कहा कि भैया चलो कुछ नया करते हैं जिसमें तुम लोग का इंटरेस्ट बना रहे। क्या इंटरेस्ट बना रहे, कि भाई तुम इसे बेच सकते हो, स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो इस 5,000 शेयर्स को, तो इसे ट्रेडेबल बना दिया। तो आ जाओ, सेबी हैज इंट्रोड्यूस, सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, डीमटेरियलाइज, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डीमैट में ही मिलेगा, ये कोई फिजिकल नहीं मिलेगा कि भैया दौड़ लगा दी बेचने के लिए, ठीक है, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बेचोगे। डीमटेरियलाइज राइट एंटाइटलमेंट है विच आर क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट। किसका डीमैट अकाउंट होगा, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही होना चाहिए जिसके पास ये राइट आएगा। सच आर शॉर्टकट में बोल दिया राइट एंटाइटलमेंट, ये आपके अकाउंट में डाल दिया, आपको लेना आप ही ले लो, खुद खरीदना चाहते हो खरीद लो, ठीक है, या फिर बिना खरीदे इसे बेचना चाहते हो, बात समझ में आ रही है, या तो खरीद लो, कंपनी को पूरे 5,000 दे दो, फिर जाके बेचो, या तो बिना खरीदे ही बेचना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ये ट्रेडेबल होते हैं ऑन दी एक्सचेंज इन केस ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट वांट टू सब्सक्राइब द राइट इशू। इसे आप बेचो, बेचने की भी प्राइस दी होती है, सब ऑफर डॉक्यूमेंट में डिटेल में बताया जाता है। इन्वेस्टर होल्ड जो करता है आरई, ये राइट एंटाइटलमेंट डीमटेरियलाइज मोड में करेगा, एबल टू रिनाउंस देयर एंटाइटल बाय ट्रेडिंग। अब ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर कर उसको बेच कर रिनाउंस कर रहा है, दोस्त था तो ऐसे ही दे रहे थे, अब आप इसे क्या करो, बेच दो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया, दैट्स इट। बस यही फर्क है, राइट शेयर्स राइट एंटाइटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। राइट इशू डायरेक्ट कंपनी आपको दे रही है, जब इसको इन्होंने पावर बना दिया कि आप इसे ट्रेडिंग कर सकते हो कहाँ, मार्केट में, तो राइट एंटाइटलमेंट का रूप आ गया। तो दोनों में डिफरेंस बस थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, पक्का पक्का। कुछ नहीं, छोटा सा बस कंसेप्ट दिया, आगे चल के मे भी दे दे। क्वेश्चन सामने बताइए क्या लिखा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताना। एक बार अनाउंस कर दिया, ये राइट इशू किसको दे रही हूं मैं, एग्जिस्टिंग शोल्डर। डेली मार्केट में नाम ऊपर नीचे होता रहता है भाई। रिकॉर्ड डेट, एक रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी, रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 28 फरवरी, इस दिन जो शेयर होल्डर होगा उस शेयर होल्डर को हम क्या दे देंगे, राइट इशू दे देंगे। एक बार अनाउंस कर दिया तो क्या विड्रॉ करोगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन कंपनी तो नालायक है, अनाउंस करने के बाद विड्रॉ कर दिया तो क्या करोगे, फिर ठीक है पेनल्टी से गुजरो और क्या, ठीक है। नॉट विड्रॉ इट्स राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट देने के बाद हमने रिकॉर्ड दे दी, इस दिन पे जो जो शोल्डर उसको राइट इशू वाला ऑफर मिलेगा। आप पीछे नहीं जा सकते, अगर आप पीछे जाते हो तो इन्होंने बोला देखो पेनल्टी तो भारी भरकम है, आपको और भी कुछ सर पे बर्डन देंगे। If the issue of withdraw after announcing the record date shall not be eligible making application for the listing, अब वो कोई भी शेयर जो इशू करिए वो लिस्ट नहीं होंगे,
ये पनिशमेंट एक तरीके की। हम लिस्ट नहीं करने देंगे। कब तक लिस्ट नहीं करने देंगे किसी भी स्टॉक के शेयर? फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्डेड अनाउंस किया था ना, वहां से 1 साल तक अब आप लिस्ट नहीं होंगे। मतलब कि जो भी कंपनी के शेयर सब खरीदेगा वो लिस्ट होगा नहीं, तो वो परेशान होगा। वो परेशान होगा तो ऑटोमेटिकली लोग डिस्करेज हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पनिशमेंट डालिए कि भाई तुम कसमें वादे तोड़ देते हो अपने, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करके पीछे हट गए, तो हाँ पेनल्टी तो है ही साथ में, प्लस हम आपको लिस्ट भी होने नहीं देंगे। देन हाउएवर एक्सेप्शन आ गया, लिस्ट हो सकता है। रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने से पहले आपने ना ESOP लेकर आए थे, उसका टाइम हो गया लिस्ट होने को, तो आप उसे लिस्ट करिए। देखो हमेशा एक्सेप्शन में यही सब आते हैं, इसलिए ESOP वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ा कि ESOP पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स अलॉट, कोई कन्वर्जन वाले शेयर्स थे, कोई एक्सचेंज वाले थे, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी, ESOP थे, एक्साइज वारंट था, वारंट भी याद आया, वारंट था। ये सारी चीजें कब हुई? रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट से पहले। क्योंकि ये काम पहले हो चुके और टाइम अभी आया है, इन 12 महीने में ये टाइम आया है, तो फिर इन्हें अलाउड कर दिया जाएगा वापस। अगर रिकॉर्डेड अनाउंस करी, पीछे नहीं जाना, पीछे चले गए तो अब आज से रिकॉर्डेड जो आपने फाइनल की, इससे आने वाले 12 महीने तक कोई भी नए शेयर्स हम आपको लिस्ट होने नहीं देंगे। लेकिन इस डेट से पहले कोई डेट सिक्योरिटीज लाई थे जो कन्वर्ट हो गई इक्विटी में, जिसे लिस्ट करना है। इससे पहले आप ESOP लेकर आए थे, इससे पहले जो कुछ भी आप ऐसी चीजें लाई थे, लेकिन इस डेट से पहले, वो इन 12 महीने में लिस्ट होने के टाइम पे आती है, तो वो अलाउड है। समझ में आया? पक्का? खत्म। राइट इशू। क्विक रिवीजन क्या क्या पढ़ा? राइट इशू का मतलब बोलो। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को दिया जाता है, बोलो हाँ। स्पेसिफिक रेशियो में दिया जाता है, हर कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कितना रेशियो है। डिस्काउंट प्राइस में दिया जाता है, ये एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आपको एक राइट भी मिलता है कि आप इसे किसी और को भी रिनाउंस कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर हमने पढ़ा इसकी भी एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अगर आप यूनिट में डिबार्ड हो तो अलाउड नहीं हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो अलाउड नहीं हो, विलफुल डिफॉल्टर हो तो अलाउड हो, विलफुल डिफॉल्टर हो तो अलाउड, अलाउड कर दिया आपकी कंपनी को, लेकिन आपके प्रमोटर को बोल दिया कि रुक तू तू अनाउंस नहीं करेगा। हाँ, यहां पे जो लाइन लिखी है, वापस आओ, लैंग्वेज क्या लिखा है? ईश्वर, प्रमोटर और डायरेक्टर, तीनों में से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है तो प्रमोटर को रोक दिया गया है कि भाई प्रमोटर तू रुक जा, और तू बेचेगा तू भी आपस में ही बेचना, बस प्रमोटर को रोका है टोटली। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चा? तो वो भी रहेगा, देगा। मैं भी डिफॉल्टर हो गई, अभिषेक सर भी हो गए, तो हम एक दूसरे को दे सकते। मैं पूरा पूरा अभिषेक सर को दे दूं, सर मुझे दे दे, या हम दोनों पलटाकर रॉकी सर को दे दे। प्रमोटर में खेलो, प्रमोटर डिफॉल्टर हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस प्रमोटर में पास करना है। हाँ ठीक, चलो अगर राइट इश्यू में क्या दिया हमने, SR इक्विटी, सुपीरियर राइट्स दिए, तो क्या होगा? रिनाउंस कर सकते नहीं? क्या लॉजिक है? कन्वर्ट करने का वेट करो, ये सुपीरियर पावर्स ऐसे किसी को नहीं जाती। ठीक, फिर हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा, क्योंकि यहाँ आ गया था इसलिए डिटेल में समझा दिया। राइट एंटाइटलमेंट, वैसे तो यहाँ पे अभी नहीं, प्रोफेशनल में सारी चीजें शिफ्ट कर रखी है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें काफी कुछ बता दिया। राइट एंटाइटलमेंट कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा पावर दे दी है जिससे मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ अगर बताया है, आगे चल के तो देखेंगे, अदरवाइज पूरा प्रैक्टिकली है ना, विथ कैलकुलेशन हम प्रोफेशनल में ये देखते। ठीक, विड्रॉ कर सकते हो क्या रिकॉर्डेड अनाउंस करने के बाद? कर दिया तो पेनल्टी तो हमेशा लिखना, और प्लस आपके सर पे क्या बोल दिया, लिस्ट करने हम देंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजों को लिस्ट भी करने देंगे। चलो इसे बाद में पढ़ेंगे, प्रेफरेंशियल इशू बाद में। चुप नालायक, रुक अभी 1 घंटा तो जाने तो, 1 घंटा का हो गया 44 मिनट से। चलो ठीक है, मैं ब्रेक दे रही, ब्रेक दे रही। ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। बीच में जो मैंने आपको बोला प्राइवेट प्लेसमेंट वाला, ये थोड़ा सा हैवी है, तो इसे मैं फ्रेश माइंड से कल कराऊंगी, लेकिन आज जो मैं कराऊंगी मैं यहां से कराऊंगी। मतलब अब जो होगा मैं चिल्लर चिल्लर पोर्शन, अभी ब्रेक ले लो, नहीं अभी ब्रेक ले लो, अब चिल्लर चिल्लर रिपीटेटिव पोर्शन बहुत है, क्योंकि मेन पढ़ चुके हैं, जैसे राइट इश में रिपीट आए ना, बाकी समय रिपीट 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 बहुत आने वाला है। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं।